हाँ, गुड मॉर्निंग बाबू। क्लास 8 ध्यान दो। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था ये एक्सपेंशन ऑफ यूरोपियन पावर इन इंडिया का रिलेशन ऑफ द इंग्लिश विथ मैसूर, है ना। मैसूर के साथ में किस प्रकार का संबंध था अंग्रेज़ों का हमारा, जिसमें तुमने 4 लड़ाइयों के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट आंग्लो मैसूर वार, सेकंड आंग्लो मैसूर वार, थर्ड आंग्लो मैसूर वार और फोर्थ आंग्लो मैसूर वार। तो ये चारों युद्ध को पढ़ने में तुम लोगों ने देखा भी होगा, सीखा भी होगा कि किस प्रकार अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल के तहत, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं फूट डालो, है ना, और राज करो की नीति पर जो अमल किया था अंग्रेज़ों ने, जहाँ पर ये हैदर अली और टीपू सुल्तान को पराजित करने के लिए उसने निज़ाम और मराठों से मदद लिया था। लेकिन यहाँ जो यूरोपियन जो कंट्री से जितने भी मतलब ऐसे कंपनियाँ आई थी भारत में व्यापार व्यवसाय करने के लिए, उसमें सबसे ज़्यादा डोमिनेंट हमारा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इसके पिछले चैप्टर में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कैसे ये बंगाल और उसके आसपास के क्षेत्रों को जीता। फिर ये साउथ इंडिया की तरफ में उसमें कर्नाटका और मैसूर के रीजन में ये टीपू सुल्तान और हैदर अली एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुके थे। तो अपनी साम्राज्य विस्तार नीति को आगे बढ़ाने के लिए उसने अलग अलग ऐसे जो हमारे प्रिंसली स्टेट थे, है ना, जो कहीं न कहीं ये आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, इसी का फ़ायदा उठा करके उसने बड़ी बड़ी शक्तियों को पराजित करना प्रारंभ कर दिया। उसमें उसने साम दाम दंड भेद, मतलब जिसको कहते हैं ना, कि नीति अपना करके किसी भी तरीके से अपने उल्लू सीधा करना, जिसको साम्राज्यवाद विस्तार नीति का एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है, जिसको आज आधुनिक भाषा में डिप्लोमेसी कही जाती है ना। कूटनीति की बातें की जाती है कि कूटनीति होती है कि दुश्मन से बचने के लिए किसी दूसरे के साथ एलायंस फॉर्म कर लेना, उसको उसके कमज़ोर पक्षों पर प्रहार करना, उसकी कमजोरियों को फ़ायदा उठाना, ये सब ब्रिटिशों में कूट कूट करके तुम्हारा भरा हुआ था। ऐसे तो आज हम लोग इसी सेगमेंट में आगे बढ़ेंगे, जहाँ तुम लोग स्ट्रगल विथ मराठास, है ना, मराठों के साथ उत्कर्ष। क्योंकि मराठे लोग और निज़ाम मिल करके मैसूर को तो पराजित कर दिए, लेकिन मराठों को ये पता नहीं था कि अब अगली बारी मेरी है। ठीक है, तो इसका मैं ब्रीफिंग पहले कर दे रहा हूँ, 2-4-5 मिनट लगेगा। ये जितना भी मतलब इसमें कंटेंट दिए हुए हैं फेल्योर छोड़ करके, तीनों वार का जो यहाँ फर्स्ट आंग्ल मैसूर है, ये आंग्ल मराठा है, यहाँ दूसरा सेकंड आंग्ल मराठा है, यहाँ तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध है। ऐसे चौथा भी हुआ था, लेकिन चौथा का जिक्र तुम्हारे बुक में नहीं कर रहा है। और लास्ट में सबसे जो इम्पोर्टेंट आज का है, कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ मराठा, मराठा के भी असफल होने के कौन कौन से हमारे कारण थे, उस पर हम लोग जिक्र करेंगे। तो ये क्रम में बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये तीनों और चारों वार का मतलब एक मराठों के साथ में लड़ाई जिस प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लड़ी थी, उसका हम एक ब्रीफिंग कर रहे हैं। और इसके बाद में तुम्हारे जो ये कंटेंट है ना, उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा। इसमें ऐसे भी इम्पोर्टेंट चीज़ों को मैंने अंडरलाइन कर लिया है, और मैं लाइन बाय लाइन तुमको चीज़ों को समझाने का प्रयास करूंगा। तो देखो बाबू, इसमें है क्या कि दे रहा है कि 18वीं शताब्दी के आखिर में, यानी कि 1790-80 के आसपास की घटना बता रहा है कि मराठों की ताकतों पर भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी थी कंपनी जो थी। ये 18वीं शताब्दी के आखिर में, यानी कि 1750-60 से ही प्रारंभ हो चुका था, और ये 1790, 92, 95 तक जाते जाते ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा सोचा था कि अब मराठों को भी ना ताकत को कमज़ोर किया जाए। तो 1761 में पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हमारी हुई थी, है ना, मराठों में और ये अंग्रेज़ों के बीच में जो लड़ाई हुई थी हमारी, उसका जो हार, उसमें मराठों की बुरी तरीके से हार हुई थी। इसके बाद में दिल्ली से शासन चलाने का मराठों का जो सपना था ना, वो चूर चूर हो गया। तो मराठा सोच रहे थे कि कहीं न कहीं
ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित अगर कर देंगे, है ना, तो दिल्ली पर हमारा कब्जा हो जाएगा। हाँ, तो ये उनका सपना चूर चूर हो गया और उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। 1761 की जो पानीपत की तीसरी लड़ाई थी, जिसमें मराठों के हार होने के बाद में उनके राज्य को ना ये छिन्न भिन्न कर दिया गया, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया। इन राज्यों की बागडोर जो थी, जिसमें सिंधिया थे, होलकर थे, गायकवाड़ थे, भोसले थे, ऐसे अलग अलग प्रिंसली स्टेटों के हाथ में हमारा ये चला गया। और ये तुमको पता होना चाहिए कि इस सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जो 4-5 ये बड़े नाम तुमको दिखाई दे रहे हैं प्रिंसली स्टेट का, ये सब आपस में लड़ते रहते थे। इनका संबंध एक दूसरे के प्रति अच्छा नहीं था, हमेशा अविश्वास की नज़रों से एक दूसरे को देखते थे। और यही कमी का फ़ायदा उठा करके, ठीक है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि अब समय आ गया है कि हम मराठे को भी ना पराजित कर सकते हैं। और इसके पीछे एक और भी कारण है, क्योंकि बंगाल उस समय समृद्ध राज्य था, बंगाल को उसने अपने राज्य में शामिल कर लिया था, वहाँ शासन चलाता था। मैसूर में टीपू सुल्तान और हैदर अली का समाप्त करने के बाद में उसको साउथ इंडिया और उसके मराठा और आसपास के क्षेत्रों में, है ना, कोई ऐसा बड़ा दुश्मन नहीं दिखाई दे रहा था। तो इस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का काम और ज़्यादा आसान हो गया था। रहे मतलब जयचंद जो हमारे ये क्या नाम है, निज़ाम तो चापलूसबाजी और तमाम प्रकार की ऐसी गतिविधियों में ही संलिग्न रहा करते थे। तो एक विश्वस्त तुम्हारा ये शत्रु का पोल खोलने वाला मिल गया था, क्योंकि निज़ाम तो देश के ही थे ना, तो देश की व्यवस्था के तो बारे में जानते थे, पूरी स्थिति उनके से अवगत थी। और ये जिससे कहते हैं ना कि घर की भेदी लंकाड़ा है, जिससे विभीषण ने ये रावण की सब छोटी मोटी जानकारियों को बता दिया था राम को, तो उनको जीतने में आसानी हुई। उसी तरीके से ये निज़ाम जो थे ना, हमारे देश के कमज़ोर पहलुओं को ना ब्रिटिशों को बताते रहते थे ना। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो उतना दूर से आई थी, उसको क्या पता था कि सिंधिया कैसे हैं, होलकर कौन है, गायकवाड़ क्या है, भोसले क्या है, लेकिन इसकी पूरी जानकारी इकट्ठा करने का काम वो करते थे। इसके बाद में दे रहे कि सारे जो सरदार थे, एक पेशवा है ना, जो सर्वोच्च मंत्री प्रधानमंत्री का पद होता था, के अंतर्गत एक कॉन्फेडरेसी राज्यमंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्यमंडल के सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था, जो प्रधानमंत्री होता था और पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं शताब्दी के आखिर में दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा हुए और एक बहुत बड़े स्टेट्समैन यानी कि पॉलिटिशियन भी थे। इनको राजनीतिज्ञ भी कहा जाता था। लेकिन दुर्भाग्यवश इनका समाप्त होने के बाद में कोई ऐसा योद्धा नहीं टिक पाया जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चुनौती दे सके। तो एक के बाद एक कई युद्धों में 4 युद्ध का जिक्र तो यहाँ पर करता है। कंपनी ने मराठे को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया गया और पहला जो युद्ध था ना 1782 में लड़ा गया था। तुम्हारे बुक में 1775 से 82 के बीच में दिया गया था, जहाँ पर सालाबाई की संधि हुई थी। उसके साथ ये युद्ध को समाप्त हो गया था, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया, वो बिना रिजल्ट का निकला। और दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो था हमारा, इसमें देखोगे सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1803 से लेकर के 1806 के बीच में, है ना, लड़ा गया, कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और जमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई विभाग जो थे ना, अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गए। ठीक है। दूसरी जो आंग्ल मराठा वार था, इसमें उड़ीसा और यमुना नदी के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली समेत कई बड़े भाग जो थे अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गए। अंततः 1817 से 19 के तीसरे आंग्ल मराठा वार, ये जो तुम्हारा दिखाई दे रहा है ना, तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरीके से ना हमारा कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटा करके कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया और अब विंध्याचल के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हमारा हो चुका था। तो चौथा वार की नौबत ही नहीं पैदा हुई, क्योंकि जब तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में ही जो पेशवा उस समय प्रधानमंत्री का जो पद था, जो एलाइज प्रमुख हुआ करते थे हमारे, उसी को जब डिस्ट्रॉय कर दिया, तो अब वो अन्य शक्तियों को पराजित करने का कोई मतलब हमारा नहीं बच गया था। ठीक है। तो इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों के ये उत्कर्ष को ध्वस्त कर दिया और एक नई व्यवस्था वहाँ पर बहाल की और पूरी तरीके से इस मराठा वार के बाद में ये मराठा राज्य जो था ना हमारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ गया। तो अगेन मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ। मैंने पूरे कंप्लीट मराठा वार का ब्रीफिंग कर दिया है।
छोटे से स्तर पर। अब मैं डिटेल्स में इस पर चर्चा करता हूँ धीरे धीरे करके, जो तुम्हें समझ में आएगा भी। तो ये पहला ग्राफ है स्ट्रगल विद द मराठास का, जो ये गायकवाड़ वगैरह जो जिसका जिक्र भी मैंने किया भी है कुछ देर पहले, उसी को मैं फिर से एक बार ब्रीफिंग कर देता हूँ। देखो, मराठा प्रेस्टीज है रिसीव अ सर्फ सेटबैक टू द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761, बट लेटर अंडर द लीडरशिप ऑफ महादाजी सिंधिया ऑफ ग्वालियर दे सुन, है ना, रीगेन्ड देयर प्रेस्टीज एंड पावर। दे रहा था कि 1761 के पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद में जब मराठों का सपना चूर हो गया, तो फिर एक हमारे ऐसे महाजी सिंधिया आए ग्वालियर के, जिनके नेतृत्व में मराठों की जो प्रेस्टीज यानी कि प्रतिष्ठा और शक्ति को पुनः वापस बहाल करने का प्रयास किया गया। बट दिस वॉज शॉर्ट लिव्ड, बट ये ऐसा हुआ दुर्भाग्यवश कि ये छोटे समय के लिए हमारा हुआ, छोटे समय तक इसके उत्कर्ष वापस आया। एंड म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स अक्रॉस अमॉन्ग द मराठा चीफ्स, द इन्फ्लुएंसेस द पावर ऑफ द पेशवा आल्सो वीकेंड। दे रहा था कि मराठा जो प्रमुखों की जो आपस की जो म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट है ना, म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर देखो तो ये वर्ड है ना, ये जो था पेशवा की स्थिति को काफ़ी कमज़ोर कर दिया, जो प्रधानमंत्री का पद हमारा हुआ करता था। इसमें फॉर अदर मराठाज किंगडम अक्रॉस अंडर डिफरेंट चीफ दे वेयर द, जिसमें चारों का नाम है गायकवाड़ ऑफ ग्वालियर, ग्वालियर के गायकवाड़ थे, इंदौर के होलकर थे, जो ये आपस में म्यूचुअली जेलियस एंड रिवलरी ऑफ द मराठा मेड यूनाइटेड एक्शन अगेंस्ट द इनमी इम्पॉसिबल। दे रहा था कि म्यूचुअली जेलियस फील करते थे। यहाँ देखो एक वर्ड का प्रयोग कर रहा है, म्यूचुअल जेलियस, जेलियसी, ये न एक दूसरे से जलते थे ऐसा। और रिवेलरी का मतलब हमारा होता है एक दुश्मन, जानी दुश्मन की तरह उसके साथ बिहेव किया करते थे, जिसमें मराठा का जो बाहरी शक्तियों से लड़ पाना अब संभव दिखाई नहीं देता था। तो ब्रिटिश टुक एडवांटेज of the situation and same the Maratha power in 4 wars called the Anglo Maratha War। और इस तरीके से दे रहा है कि इनकी आपस की लड़ाइयों ने इनको इतना कमज़ोर कर दिया कि अगले आने वाले 4 युद्धों में, है ना, ये ब्रिटिशों के साथ लड़ते रहे और ये अपनी प्रतिष्ठा को गंवा बैठे, ये अपने आप को समाप्त कर बैठे। जिसमें पहला आंग्ल मराठा वार है, जिसमें ये जिक्र कर रहा है, पहला ही वर्ड में दे रहा है कि द इंटरनल प्रॉब्लम ऑफ द मराठा एंड द ग्रोइंग एम्बिशन ऑफ द इंग्लिश ब्रॉट अबाउट द बिगिनिंग ऑफ द एंग्लो मराठा स्ट्रगल। दे रहा है कि प्रॉब्लम ऑफ द मराठाज, ये मराठा के अंदर की अपनी ही ये परेशानियाँ और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ग्रोइंग एम्बिशन कि किसी भी तरीके से अपने साम्राज्य को विस्तार करना है, यही जो था ना हमारा आंग्ल मराठा स्ट्रगल का शुरुआत हमारा हुआ। एक आदमी बर्बाद होना चाहता था, दूसरा आदमी आबाद होना चाहता था, ये आपस में टकरा रहे थे, इनके अंदर की चीज़ें इतनी ज़्यादा वीक पड़ चुकी थी। और एक तरफ हमारा था अंग्रेज़ जो यूनाइट होकर के ना अपने आप को ना स्टेबल करना चाहता था, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। एक महत्वाकांक्षी था, दूसरे आपस में लड़ रहे थे, जिसका ये स्थिति ऐसे पैदा हुई कि जहाँ से आंग्ल मराठा युद्ध की प्रारंभिक अवस्था हमारी मानी जाती है। द प्राइमरी कॉजेज ऑफ द फर्स्ट मराठा वार वाज द इंटरफेरेंस ऑफ द इंग्लिश गवर्नमेंट एट बॉम्बे इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द मराठा। दे रहा था कि मराठा और अंग्रेज़ों के बीच में जो पहली लड़ाई का सबसे बड़ा कारण हमारा ये बना, जिसमें मुंबई के मामले में मराठे के जो इंटरनल अफेयर्स जिसको कहते हैं आंतरिक मामलों में, वो हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जिसमें पेशवा महादेव राय डाइड इन 1772। 1772 में महादेव राय जो पेशवा जो प्रधानमंत्री थे उस मराठे के, और जब डेथ कर गए एंड वाज सक्सीड बाय हिज यंगर ब्रदर, उनके मरने के बाद में नारायण राव जो थे ना उसका उत्तराधिकारी बने, जबकि इसके चाचा हिज अंकल रघुबा वांटेड टू बिकेम द पेशवा एंड द गॉट हिम मर्डर्ड। वो चाहते थे कि मैं बनूं, है ना, ये उनके चाचा जो थे नारायण राव का, रघुबा नारायण, जो ये चाहते थे कि मैं पेशवा बनूं, तो इसने उसका मर्डर करवा दिया। एंड द मराठा चीफ टूक अप द कॉजेज ऑफ द महादेव राय नारायण द सन ऑफ द नारायण राव, है ना। लेकिन जो मराठा के जो सरदार थे, हमारे चीफ थे, वो लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, ये जो हमारा क्या नाम है इसका, रघुबा को नहीं बना करके ना इनको बनाया जाए, नारायण राव के बेटा को, जिसमें माधवराव नारायण जो था उसका बेटा नारायण राव का, उसको बनाया गया उसका चीफ मराठों का, जिसमें रघुबा अप्रोच द ब्रिटिश फॉर हेल्प एंड साइन द ट्रीटी ऑफ सूरत।
इस तरीके से वो विफल होकर के राघोबा ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से एक संधि की सूरत में, जिसमें उसने ये हेल्प मांगा ब्रिटिशों से कि आप आ जाओ, मराठों पर अटैक करो, मैं तुमको मदद करूंगा और हमको स्टेबल कर दो यहाँ पर मराठों के बीच में। ऐसे ही कुछ घटना जो थी ना इब्राहिम लोदी के टाइम में, उसके चाचा जो थे ना दौलत लोदी, है ना, दौलत लोदी जो थे, उन्होंने इनवाइट किया था कि इब्राहिम लोदी जो थे ना कि हमको परेशान करता है, और बाबर को उसने इनवाइट किया था। कुछ इस तरीके की घटना यहाँ पर हमारे देखने को मिलती है। तो ये दे रहा है कि हेल्प द इंग्लिश सब्सिडरी ट्रूप बाय दिस ट्रीटी ही इज ऑल्सो प्रोमिसेस टू ये किड सेलसेट ऑफ द वेसिन एंड द रिफ्रेन फ्रॉम द एंटरिंग इनटू द अलायंस विद द एनिमीज ऑफ द कंपनी। उसने इस संधि के साथ साथ में इस प्रोमिसेस को दिया कि अंग्रेज़ों के जो शत्रु हैं उससे मैं तुमको सावधान रखूंगा, और ज़रूरत पड़ेगा तो शत्रु को समाप्त करने में, एनिमीज को समाप्त करने में मैं तुम्हारी हर संभव मदद भी करूंगा, लेकिन आप हमें पेशवा के पद पर स्थापित कर दीजिए। In the war that followed, nobody gained any success, and two parties realized that futility of the struggle of the conducting of the Treaty of Salabai। इसमें दे रहा है कि 1775 से लेकर के 82 के बीच में ये 7 साल लड़ाई चली, लेकिन इस 7 साल की लड़ाई में कोई नहीं जीता, ना मराठे जीते ना अंग्रेज जीते। और इसमें दे रहा है कि द फ्यूटिलिटी ऑफ द स्ट्रगल बाय कंक्लूडिंग द ट्रीटी ऑफ सालाबाई। ये फ्यूटिलिटी का मतलब व्यर्थता होता है। दे रहा है कि इस युद्ध की व्यर्थता को समाप्त करने के लिए उसने सालाबाई में 1782 में एक संधि हमारी होती है, सालाबाई की संधि। यहाँ पर तुम देख सकते हो ट्रीटी ऑफ सालाबाई, है ना, ट्रीटी ऑफ सालाबाई 1782 का। बाय द ट्रीटी ऑफ सालाबाई स्टेटस क्यू वाज मेंटेन वाज विच गेव ब्रिटिश द 20 ईयर्स ऑफ पीस विद द मराठा। उसने सालाबाई की संधि में तय किया कि अगले 20 साल तक हम एक दूसरे से नई लड़ाई झगड़ा करेंगे और शांति की स्थिति को बनाए रखेंगे। ट्रीटी ऑल्सो इनेबल द ब्रिटिश टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन मैसूर विद द हेल्प ऑफ द मराठाज इन रिकवरिंग देयर टेरिटरीज फ्रॉम हैदर अली। और इसके साथ साथ में ये भी तय किया गया कि मैसूर का जो हैदर अली के द्वारा जीता हुआ मराठों का जो राज्य था, उस टेरिटरी को हम पुनः वापस करेंगे। ये तो कहीं न कहीं एक बहाना था इस सालाबाई की संधि में, कि जहाँ पर ब्रिटिश जो थे ये सांत्वना देकर के ना एक विश्वास जीतने का प्रयास करना चाहते थे मराठों का, कि हम तुम्हारे बहुत बड़ा परोपकार हैं और तुम अगर शांति से सुकून से मेरे साथ रहोगे तो मैं तुमको कुछ नहीं करूँगा। लेकिन लक्ष्य तो कुछ और था, है ना। तो 1782 के बाद में अगले 20 साल तक की शांति की जो बातचीत हमारी की गई थी, ये 20 साल के बाद में तुम्हारा अगेन 1803 से लेकर के 1806 के बीच में 3 साल का एक अलग हमारा अगेन युद्ध होता है, जिसको सेकेंड आंग्ल मराठा वार हमारा कहा जाता है। ये उसमें लॉर्ड वेलेस्ली था 1802 के आसपास में, जो ये सब्सिडरी अलायंस लेकर के आया था, सहायक संधि का जो प्रस्ताव लेकर के आया था, उसकी जिक्र करते हैं कि किस हालातों में ये झगड़े फसाद हमारे हुए थे। द सेकेंड आंग्लो मराठा वार वाज फॉट एट द टाइम ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम में ये लड़ा गया था। इस पूरे पैराग्राफ को मैं पढ़ रहा हूँ, तुम देख सकते हो ये सब चीज़ों को। मैं ये आगे यहाँ पर ब्रीफ कर दे रहा हूँ कि सेकेंड आंग्लो मराठा वार में पढ़ रहा हूँ। मैं बुक के कंटेंट से तुम लोग को ना कन्विंस करने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि डिजिटली इस पर लगातार देख पाना पॉसिबल नहीं है। आप भी कोशिश करिएगा कि कान में ईयरफोन लगा करके सुने, ठीक है। हु वांटेड द मराठा टू एक्सेप्ट दिस सब्सिडरी लाइन सिस्टम। अभी 1802 में जो था आया था ना सहायक संधि का प्रस्ताव, ये फोर्स कर रहा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रस्ताव हमारा है ये मराठे एक्सेप्ट कर लें, जिसको मराठे नहीं एक्सेप्ट करना चाहते थे। द मराठा रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट बट वेयर ये ट्रिक्ड बाय वेलेस्ली ड्यू टू देयर ओन इंटरनल डिफरेंसेस एंड द ट्रीटी ऑफ बेसिन मेड अप पीस conflict with the ये Marathas inevitable, and the main provision of the treaty were recognition of the पेशवा claim in पुणे। जो पेशवा जो पुणे में थे, इसमें जस्ट मैंने जिक्र किया भी था कि नतीजा हुआ कि उड़ीसा के आसपास के क्षेत्र पर कब्जा जमा लिया था, और पेशवा को ना जो पुणे में रहते थे हमारे उनको सब्सिडरी अलायंस में बालाजी राव द्वितीय को, है ना, बाजीराव द्वितीय को एंड रिलिंक्विस्टिक ऑफ ऑल राइट्स ओवर सूरत बाई बालाजी राव एट द ब्रिटिश। ये उसमें 1803 से 6 के बीच की लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों के साथ में
पेशवा को ना ये एग्री कर लिया और उसने कब्जे में आकर के ये उड़ीसा और उसके आसपास के क्षेत्रों को, दिल्ली पे और आगरा वगैरह क्षेत्रों को ना अपने राज्य में शामिल कर लिया था और पेशवा के पद को कहीं ना कहीं लगभग प्रभावित करने का उसने प्रयास किया था। फॉर मराठा द ट्रीटी ऑफ बेसिन वाज ए लॉस ऑफ द नेशनल ऑनर। ये दे रहा था कि बेसिन की जो संधि थी हमारी, ये राष्ट्रीय अस्मिता के लिए एक बहुत बड़ा हमारा खतरा था, नेशनल ऑनर का एक बहुत बड़ा नुकसान था, राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का। होलकर एंड सिंधिया स्टॉप्ड फाइटिंग। होलकर और सिंधिया ने लड़ना बंद कर दिया। एंड सिंधिया एंड भोसले कंबाइंड बट होलकर एंड गायकवाड़ रिमेंड एलोव। ये सिंधिया और भोसले जो थे ना ब्रिटिश से बचने के लिए कुछ हद तक यूनाइट होने का प्रयास भी किया, जबकि गायकवाड़ और होलकर जो थे ना वो अलग रहे। सिंधिया एंड भोसले वेयर आस्क्ड बाय द इंग्लिश टू विथड्रॉ देयर ट्रूप्स एंड द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर। नर्मदा नदी के उत्तर के तरफ में, है ना, बट दे रिफ्यूज एंड लीड टू वार। बोथ सिंधिया एंड पेशवा हैड एक्सेप्ट द सब रीजनिटी ऑफ द इंग्लिश। अब इनके पास में कोई चारा नहीं रह गया था। इस तरीके से सिंधिया और पेशवा ने उसकी पारामाउंटेसी को एक्सेप्ट कर लिया ब्रिटिश का। एंड द ब्रिटिश टर्न देयर अटेंशन टुवर्ड द होलकर एंड यशवंत राव होलकर proved more than a match for the British. Bletchley also recalled from India at the company made peace with the Holkar in January 1806 by the Treaty of Rajghat, giving back to the latter of the greater part of the territories. इस तरीके से इसमें मराठे की हार होती है हमारी और ब्लेजली की जीत होती है। और 1806 में ब्लेजली ने एक प्रस्ताव रखा कि हम राजघाट में एक संधि करते हैं, यहाँ तुम देख सकते हो, जहाँ पर उसने बोला कि एक बहुत बड़ा टेरिटोरी, एक बहुत बड़ा पार्ट आप हमको दे दीजिए, ठीक है। और इसमें नतीजा ये हुआ था कि उड़ीसा और जमुना के उत्तर में स्थित दिल्ली और आगरा के बड़े भूभाग जो थे ना हमारे, जो टेरिटोरीज प्रोवाइड किया गया ब्रिटिशों को, ब्रिटिशों को मराठों के द्वारा, उसमें इतने बड़े राज्यों को उसने शामिल कर लिया। इस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वार मराठों की जीत हमारी होती, सेकेंड आंग्ल मराठा वार में। अगला है तुम्हारा थर्ड आंग्ल मराठा वार, ठीक है। तो थर्ड आंग्ल मराठा वार को मैं ब्रीफ कर रहा हूँ। इसमें देखो थर्ड आंग्ल मराठा वार में, जैसे मैंने अभी जस्ट कुछ देर पहले जिक्र किया था कि ये 1817 से लेकर के 1818 तक लड़ा गया था। इसमें उसकी पूरी ताकत को ना पूरी तरीके से कुचल दिया गया था, जिसमें पेशवा को पुणे से हटा करके कानपुर के पास बिठूर में, है ना, पेंशन पर भेज दिया गया। और अब विंध्याचल के दक्षिण में स्थित पूरे विभाग पर कंपनी का कब्जा हमारा हो चुका था, जो मराठा का मेन रीजन हमारा होता है। तो मैं फिर से एक बार इसको ब्रीफ कर देता हूँ। मराठा मेड अ डिसेपरेट लास्ट अटेम्प्ट टू रीजेन देयर इंडिपेंडेंस एंड प्रेस्टीज इन 1817। 1817 में ये इसने हासिल किया था। दिस लेड टू ऑर्गेनाइजिंग अ यूनाइटेड फ्रंट ऑफ द मराठा चीफ एंड वाज टेकन ओवर द पेशवा, who was uneasy under the rigid control exercised by the British resident. However, once again the Maratha failed to evolve the plan of action. In confusion, the Peshwa attacked the British resident at Pune 1817। 1817 में चूँकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी काफ़ी यूनाइट होकर के लड़ रही थी, जबकि ये मराठों के बीच में कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई, जिसमें पेशवा जो थे ब्रिटिश रेसिडेंसी जो थी हमारी पुणे में 1817 में अटैक कर दिया, जबकि आपा साहब जो थे नागपुर में अटैक किए उसके रेजिडेंसी पर ब्रिटिशों का एट द नागपुर। एंड माधव राव होलकर वाज स्टिल मार्किंग प्रिपरेशन फॉर वार। 3 मराठे शक्तियाँ थी, तीनों 3 जगह अटैक किया, एक तुम्हारा पूना में, दूसरा नागपुर में, और तीसरा युद्ध की तैयारी ही कर रहा था। जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी पहले ही से ऑर्गेनाइज थी और किसी प्रकार की शक्तियों को पराजित करने का मादा रखती थी, क्योंकि उसकी आर्मी काफ़ी ट्रेंड और डिसिप्लिन में रहती थी। इन दिस वार इन 1818 में मराठा कन्फेडरेसी, जिसका गठबंधन था, वाज ऑल टुगेदर डिस्ट्रॉय एंड सो मेनी टेरिटोरीज वेयर टेकन फ्रॉम द वेरियस, है ना, मेंबर्स दैट दे वेयर रिडेंड, है ना, पावरलेस टू दे do anything against the British. Now the British government became the supreme and paramount authority in India. इस तरीके से जो रहा सहा कसर था हमारा, यानी कि विंध्याचल पर्वत से दक्षिण की तरफ का जो बड़ा पार्ट था हमारा मराठों का, जो छोटा सा एरिया बच गया था, वो ब्रिटिश ने 1818 में ये पराजित करके मराठों को उसने प्राप्त कर लिया। और इसमें एक देखो लाइन दे रहा है कि नाउ द ब्रिटिश गवर्नमेंट बिकेम द सुप्रीम एंड पारामाउंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
स्वाभाविक है। बंगाल को हराया, मैसूर को हराया, मराठा एक बड़ी शक्ति थी उसको भी पराजित कर दिया। तो अब उसको पराजित करने वाला बचा ही कौन था? तो अब सुप्रीम पावर ही तो बन चुका था ना भारत का। एंड पारामाउंटेसी, पारामाउंटेसी का मतलब सबसे ऊपर के पद पर वो चला गया था। ठीक है, संप्रभुता इसको हम लोग कहते हैं, भारत का एक संप्रभु ये हमारा बन चुका था। तो अब देखो ये इसमें बहुत बड़े स्तर पर जिक्र कर रहा है कि कौन से वो कारण थे जिसके कारण में मराठों का हमारा पराजय हुआ और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी जीत गई। तो इसमें एक एक करके मैं पॉइंट को डील कर रहा हूँ। मराठा चीफ वेज सेल्फिश एंड डिड नॉट ट्रस्ट, है ना, डिड नॉट ट्रस्ट वन अनदर। द ब्रिटिश इजली डिफीटेड देम वन आफ्टर अनदर। दे रहा था कि मराठा जो प्रमुख थे हमारे वो काफ़ी स्वार्थी थे, सेल्फिश थे। ठीक है ना, इस सबको अंडरलाइन मैंने कर लिया, देख लेना तुम लोग। एंड एक दूसरे पर वो विश्वास नहीं करते थे। नतीजा ये हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक एक करके, एक के बाद एक को, है ना, बारी बारी से पराजित कर दिया। दूसरा दे रहा है कि 1800 में बाई 1800 केपेबल मराठा लीडर्स लाइक महाजी सिंधिया एंड नाना पेशवा हैड डाइड। ये दो बड़े योद्धा तो जो थे हमारे, महाजी सिंधिया और नाना फडणवीस, है ना, ये दोनों डेथ कर गए। इसके बाद में कोई इतना बड़ा और योग्य योद्धा हमारा मराठों की तरफ से नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि जैसे हैदर अली और टीपू सुल्तान को समाप्त करने के बाद में मैसूर को शामिल कर लिया, उसी तरीके से ये दोनों को मरने के बाद में मराठा भी लगभग उसके कगार पर आ गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने में मर्ज कर सकती है। और नेक्स्ट तुम लोग का है, द मराठा डिड नॉट एस्टेब्लिश एन इफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड देयर वाज टू कलेक्ट मच मनी एज पॉसिबल। दे रहा था कि उसका इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं था, यानी कि मराठे का जो प्रशासनिक जो व्यवस्था थी ये कारगर नहीं था, चूँकि जनता इससे असंतुष्ट थी और इनका उद्देश्य था ज़्यादा से ज़्यादा मनी इकट्ठा करना, है ना, पैसा इकट्ठा करना। तो स्वाभाविक है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करने के लिए ज़्यादा टैक्स आप बढ़ा के लेंगे। तो ज़्यादा टैक्स बढ़ा के लीजिएगा तो जनता तो त्रस्त हो जाएगी ना। जनता तो चाहेगी कि तुम बर्बाद हो जाओ, डिस्ट्रॉय हो जाओ, क्योंकि उसको तुम दर्द पहुंचाओगे, चोट पहुंचाओगे, तो वो भी तो चाहेगा कि तुम डिस्ट्रॉय हो जाओ। तो एक बहुत बड़ा फेलियर कंडीशन था हमारा मराठों के बर्बाद होने का। चौथा कह रहा है कि मर्चेंट वेयर नो पॉपुलर, ये मराठाज वेयर नॉट पॉपुलर विद द पीपल, दे डिड नॉट अंडरटेक एनी वर्क्स ऑफ द पब्लिक वेलफेयर। मराठा लोग जो थे जनता के बीच में पॉपुलर नहीं थे, क्योंकि उसका एक सबसे बड़ा कारण था हमारा कि चूँकि ये पब्लिक वेलफेयर, लोक कल्याण से इनका कोई वास्ता नहीं रह गया था। केवल आप दमन और शोषण की राजनीति चलाते थे, केवल आप ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन करते थे। तो ऐसी व्यवस्था हमारी जो होती थी उसके खिलाफत करने के लिए लोग तैयार बैठे थे और कहीं ना कहीं भीतरघात भी हुआ, पीठ में ये खंजर घोंपने का काम भी किया गया। अगला कारण बता रहा है, द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मराठा वाज फॉल्टी। मराठा का जो ये सैन्य शासन था, जो व्यवस्था थी, वो काफ़ी फॉल्टफुल था, है ना, उसमें काफ़ी कमियां थी। दे हैड रिक्रूट सोल्डर्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट रेसेस, ये इट इंडेड नेशनल स्पिरिट ऑफ द मराठाज आर्मी। ये अलग अलग रेस के लोगों को शामिल करना प्रारंभ कर दिए, जिसमें मराठा का जो नेशनल जो हमारा स्पिरिट था ना, राष्ट्रवाद की जो छवि थी, वो हमारा धूमिल हुआ और मराठा आर्मी का कहीं ना कहीं मोरल गिर गया नीचे की तरफ में। ठीक है, जो इसकी बर्बादी का एक सबसे बड़ा कारण हमारा माना जाता है। छठा है, द मराठाज एडॉप्टेड टैक्टिक्स ऑफ द गुरिल्ला वेलफेयर, ये वारफेयर, विच वेयर सुटेबल फॉर हिली रीजन्स। These tactics could not be used in the plains of the north. मराठों में एक नई टैक्टिक्स थी, युद्ध नीति थी हमारी, जिसमें गुरीला वार करते थे। गुरीला वार छुप के करते हैं हम लोग। तो गुरीला वार जो होता था ना, ये प्रायः जो हिली एरिया और जो माउंटेन एरिया होता है वहाँ के लिए लड़ा जाता है, जबकि अंग्रेज जो थे ना वो प्लेन में, नदौन प्लेन में समतल भूमि पर लड़ रहे थे। अब ये लोग छुप छुप के जो वार कर रहे थे, तो इनकी जो टैक्टिक्स थी ना, लड़ने की जो तरीके थे हमारे, वो सूटेबल नहीं था, जिसका फायदा हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया और कहीं ना कहीं मराठों पर विजय हासिल की। सातवां का रैग, द मराठा लीडर्स वेर नॉट एबल डिप्लोमेट, है ना, उनकी कूटनीतिक क्षमता काफ़ी कमज़ोर थी। ये लोग मतलब स्वाभिमानी कुछ ज़्यादा थे और अकड़पनी बहुत ज़्यादा था। डिप्लोमेसी होती है कि हमारी थोड़ा सा अपने मोरल को नीचे भी कभी कभी गिराना पड़ता है, या समझौता करने के लिए तुम्हें अलायंस बनाना पड़ता है, तो इसमें ये सक्षम नहीं थे। जबकि
अंग्रेज जो थे काफ़ी चापलूसबाज और धूर्त थे, है ना। हालांकि चापलूसबाज और धूर्त होना कोई बहुत गुण और विशेषता हमारी नहीं होती है, लेकिन कभी कभी अपने काम को निकालने के लिए ना इस तरीके की क्लेवर माइंडेड वर्क करना कोई गुनाह भी नहीं हमारा है। जबकि ये मराठा जो थे कुछ ऐसे थे कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, है ना। कोई घास की रोटी खाने पर विवश था, तो कोई शिवाजी का अपना वंशज बता करके बर्बाद होने पर तुला हुआ था, ऐसे उसमें गुण था। दे कुड नॉट सीक कोऑपरेशन ऑफ इंडियन रूलर्स अगेंस्ट द ब्रिटिश। वो जो प्रिंसली स्टेट थे हमारे, उनसे बात करना वो तभी नहीं समझते थे कि मैं उसके पास नहीं जाऊँगा, वो नहीं करूँगा, बात नहीं करूँगा। नतीजा ये हुआ कि मराठे डिप्लोमेटिकली कमज़ोर हो गए, कूटनीतिक तौर पर हमारे कमज़ोर हो गए, और इसका फ़ायदा हमारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया और उसको पराजित कर दिया। नेक्स्ट है द ब्रिटिश फोर्स वेयर डिसिप्लिन एंड वेल ऑर्गेनाइज। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी काफ़ी डिसिप्लिन में थी और काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज थी, जबकि इनका मराठों का ऐसा नहीं था। द ब्रिटिश जनरल्स ऑल्सो एक्टेड इन अ प्लान्ड मैनर। उसके जो आर्मी चीफ हुआ करते थे काफ़ी प्लानिंग के साथ में, है ना, युद्ध कौशल में निपुण थे और ये वर्क किया करते थे। नतीजा ये हुआ कि मराठों का हमारा विजय, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जीत जो है मराठों पर काफ़ी आसान हमारा हो गया। इस तरीके से मराठों का हमारा पतन भारत में हो गया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी काफ़ी मजबूत हो गई। तो इस सेगमेंट में इतना ही, है ना। इतना जितना भी मैंने पढ़ाया इसको ध्यान से समझने का प्रयास करो, बुक ओपन करके। यदि कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। और जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो आगे हम लोग एनेक्सेशन ऑफ पंजाब वगैरह के जिक्र करेंगे। इस तरीके से चैप्टर तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। तो इस वीडियो क्लिप में बस इतना ही बाबू, इसको ध्यान से देखो, सुनो, समझो, और यदि कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो बात करो, ठीक है। चलो मिलते हैं क्लास में, ओके।